हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक क्लासेस। और आज हम क्लास 6 की साइंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि थर्ड चैप्टर है हमारा। ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दी है और आज हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो ये पदार्थ क्या है, जो भी हमें अपने आंखों से चीजें दिख रही हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस, ये सारे पदार्थ हैं। और पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमें इस चैप्टर को और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, जब हम चाय बनाते हैं तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, ये डायग्राम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो ये जो एक मिनट देखते हैं। चलिए, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये आपका जो डायग्राम है, ये असल में पृथक्करण का एक उदाहरण बता रहा है। ठीक है, किस तरह से हमने देखा, चाय यहाँ पर है और चाय के यहाँ पे चाय छलनी, ये रही चाय छलनी जो है ये, और यहाँ से ये चाय जा रहा है और उसके बाद जो चाय की पत्ती हमारी है ऊपर, इसके बाद छलनी के ऊपर जमी हुई है और बाकी जो चाय है ये यहाँ पर गिर रहा है। और कहीं ना कहीं हमने क्या देखा, इसमें से अलग किया जा रहा है चाय के पत्तियों को। ठीक है, क्योंकि चाय की पत्ती हमारे लिए उपयोग में नहीं है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक किया जाता है। गांव में आपने देखा होगा, जब फसल कटाई होती है तो भूसे को हम अलग करते हैं, मतलब कि पृथक करते हैं। तो यही क्या है, पृथक्करण। जैसे मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से दूध या दही से मक्खन कैसे मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, पृथक्करण के उदाहरण है। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है, देखो यहाँ पर मिर्च आपको दिख रहा होगा, ये मिर्च। तो आपने क्या किया होगा, उस मिर्च को अलग कर दिया होगा। भाई, जो मिर्च नहीं खाते वो तो अलग ही करेंगे। तो अगर इस पोहे से या किसी भी हम खाद्य पदार्थ से, खाने की चीज से अगर हम मिर्च को अलग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही एक क्या है, पृथक्करण का उदाहरण है। और ये सब क्या है, हमारे पदार्थ है। खाने से पहले हम उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। ठीक है, खाने से पहले उससे हमने निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए, एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और इसमें आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? बहुत ही, पृथक करना कितना आसान है ना। आम है, अमरूद है, इसमें से आप आम अलग कर देंगे, अमरूद अलग कर देंगे, बहुत ईजी है पृथक करना। तो इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रखेंगे। एक तरफ आप अमरूद रख देंगे, दूसरी तरफ आप आम रख देंगे। तो क्या ये सही है? तो ये सारी चीजें इसमें बताइए। ऐसा करना बहुत ज्यादा सरल प्रतीत होता है, बहुत आसान है, ये काम तो काफी ज्यादा आसान है। परंतु यदि पृथक किया जाने वाला पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो, ये तो बड़े बड़े थे इसीलिए आपने इसको अलग अलग कर दिया, पृथक कर दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर ये बहुत ज्यादा छोटे होते, अमरूद की तुलना में या फिर आम की तुलना में बहुत छोटे होते, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाए, है ना। नमक और रेत को अगर हम मिक्स कर दे, उसका मिश्रण, मतलब एक तरह से मिक्सचर अगर आपको दे दिया जाए और अब आपको बोलेंगे कि भाई इसे हाथ से बीन कर अलग करो, तो ऐसा सोचना भी असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाथ से तो असंभव। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप एक देख लेते हैं। सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयव को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। एक बार देख लेते हैं, ये एक बार देखते हैं। प्रथम पृथक्करण के ये प्रक्रम है। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, हम क्यों करते हैं, ये सारी चीजें बताया गया है। और इन अवयवों का, इन मतलब जो पृथक करते हैं, जो बेकार की चीजें होती है, कुछ अच्छी चीजें भी होती है, तो उसका हम करते क्या है, तो एक बार देख लेते हैं।
चावलों से पत्थरों का अलग करना मतलब पृथक करना। क्यों करते हैं हम चावल? क्योंकि हमें पता है हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। उसके अंदर बहुत सारी बेकार पत्थर है भाई, तो पत्थर कोई खाएगा थोड़ी ना, उसको हम अलग ही करेंगे। जब हम चावल बनाने से पहले उसके अंदर हम जो कंकड़ होता है, पत्थर होता है, उसको हम अलग करते हैं। ठीक है, वो अशुद्धियाँ होती है वो उसको हम अलग करते हैं। तो आखिरकार अभी तीनों में देख लेते हैं क्या करते हैं। तो हम उन ठोस अवयव जो पत्थर होता है, ठोस होता है, उनको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। ठीक है, उसके बाद मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं। तो आपको पता होगा ये दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना होता है। ये उपयोगी पदार्थ है, अगर आप दूध का मंथन कर रहे हैं और उसमें मक्खन प्राप्त हो रहा है तो वो दोनों ही उपयोगी है। अब उसको हम क्या करेंगे? हम दोनों अवयवों का क्या करेंगे? उपयोग कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि है ना। अब उसके बाद चाय की पत्तियां को पृथक करेंगे। बिल्कुल, चाय की पत्ती तो कोई खाएगा नहीं ना साथ में। चाय अलग चीज है, पत्ती अलग चीज है, पत्तियों को तो फेंक देते हैं। तो ये क्या है? अनुपयोगी, मतलब कि उपयोगी नहीं है चाय की पत्ती, और उनको हम दूर कर देते हैं। और कारण क्या है? हम अशुद्धियों को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। चाय की पत्ती को हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं, हमारे यूज में नहीं है। ठीक है, लेकिन मक्खन से प्राप्त दूध का मंथन जब हम करते हैं तो हमें वो दोनों चीजें ही उपयोगी लगती हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रक्रम का उसका उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की जरूरत होती है। हमें पता है कि कौन सी जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। कभी कभी हम उपयोग पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों को अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल, ये पदार्थ के तीन अवस्था हो सकते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस से कोई भी हो सकता है। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो। एक बार देख लेते हैं सारे पदार्थ को एक बार। पृथक्करण की विधियां मतलब होता है तरीके कि हम पृथक्करण करने के हमारे क्या क्या तरीके। जैसे हम हाथ से चुन रहे, देखो यहाँ पर एक आपको चित्र दिख रहा होगा कि ये अनाज से किस तरह से पत्थर को चुन चुन के बाहर फेंक रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं हस्तचयन। तो एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। हस्तचयन का मतलब क्या होता है? हाथों से चुनना। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अनकण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथों से पत्थर को टुकड़े और भूसे अथवा तथा अन्य अन्न कणों को अलग कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है? जो बेकार की चीजें होगी उसमें, तो उसको क्या करोगे? आप अलग करोगे, बिल्कुल अलग करोगे। इसी विधि को हम कहते हैं हस्तचयन विधि। ठीक है, इस विधि का उपयोग हम ज्यादातर कहाँ करते हैं? आपको गेहूं मिल जाएगा तो गेहूं में ये सारी चीजें, भूसी वगैरह, कंकड़ पत्थर मिल जाएगा। चावल हो गया, दाल हो गया, कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को हम पृथक करने में किया जाता है। तो पता चल गया, हस्तचयन मतलब हाथों से चुनने की विधि को कहते हैं। ऐसी अशुद्धियां की मात्रा प्राय बहुत ही अधिक नहीं होती, इसलिए हम हाथ से इसको चुन लेते हैं। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन हस्त हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। मतलब एक बहुत ज्यादा आसान काम है इसको ऐसा करना। अब यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो, पूरी तरह से अनाज से पत्थरों के टुकड़ों का हस्तचयन। एक और, ये तो पृथक्करण का एक विधि हो गया। दूसरा विधि क्या है? थ्रेशिंग। तो आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडी, सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे। आपको पता ही होगा, जब आप गांव जाते हैं तो वहां पर हमने देखा है धान एवं गेहूं की जब कटाई होती है तो वे गट्ठर बना बना के रख देते हैं और उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा दिया जाता है। और हर एक, आपको पता है, हर एक सूखे डंडियों में एक अनाज होता है ना। तो सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले उसको धूप में सुखाया जाता है। कहाँ सुखाया जाता है? धूप में। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अनकण होते हैं, हमें पता है भाई। एक ऐसे होगा तो पौधा, यहाँ पर आपको अनकण मिलेगा इधर, ठीक है, ये इधर अनकण मिलेगा। तो उनको सुखा दिया जाता है। अनकण की संख्या कल्पना कीजिए, ये काफी खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अनकणों की संख्या की कल्पना कीजिए, कितनी सारी अनकण होंगे उसमें। किसान का अनकणों को सूखे पौधों में इतने गट्ठर से अनाज को कैसे अलग करेंगे? हाथ से चुन नहीं सकते ना भाई।
हाथ से चुन सकते हैं क्या? बहुत ज्यादा कठिन कार्य है ये। तो आमों तथा अमरूद के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकन आम अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हैं। जिस तरह आप पेड़ पे जाते हो, आम और अमरूदों को बहुत इजीली तोड़ देते हो क्योंकि बड़े बड़े हैं। लेकिन अभी मैं बोलूँ आपको, ये जो पौधे हैं अनाज के, जैसे कि गेहूं और धान के, तो इसमें आपको तोड़ने हैं ये धान और गेहूं, कितना डिफिकल्ट काम है ना। तो इसका एक अलग करने का एक तरीका क्या है, तो सबसे पहले अब देखते हैं। अब इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना बहुत ज्यादा असंभव है। अनकणों के उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जा सकता है, तो देख लेते हैं कैसे किया जा सकता है। सूखे पौधों की डंडियों से अनकणों अथवा अनाज को पृथक करने को प्रक्रम को ही थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग करते हैं। देखो थ्रेशिंग का एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भैया हैं जो यहाँ पर हाथ में अनाज के गट्ठर लिए हुए हैं और यहाँ पे पीट रहे हैं, और यहाँ पे देखो किस तरह से अनाज निकलता जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं थ्रेशिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेशिंग किसे कहते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग समझ में आ गया होगा। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर उनसे अन्न निकाला जाता है और उनसे अनकणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। जैसे बीच में यहाँ पर अगर चित्र में एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर जो गोल पूरा घूमोगे तो बीच में इधर बैल होता है जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इस क्रिया को भी हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा के अनकणों को डंडियों को पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल गांव में तो थ्रेशिंग मशीन भी आ गए हैं, एक तरफ भूसा निकल रहा है तो एक तरफ अनाज निकल रहा है। तो ये सारी चीजें हमने दो विधि पढ़ लिया। अब तीसरे विधि की बात करते हैं, निष्पावन। तो ये देखो निष्पावन का एक उदाहरण भी है यहाँ पर, किस तरह से ये महिला जो है हवा की दिशा में लेते हुए कि हवा इस दिशा में है तो भूसा भी किस दिशा में जाएगा, इसी दिशा में जाएगा भूसा सारा। ठीक है, और जो अनाज होगा हमारा वो सारा इस दिशा में नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जो भूसा का वेट है बहुत हल्का होता है, वो हवा के जरिए वो यहाँ से फ्लो करेगा और वो कहीं ना कहीं यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अनाज का जो वेट है, वजन है जो इससे भारी है, इसलिए वो अनाज डायरेक्ट नीचे आके यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी विधि को हम कहते हैं निष्पावन। तो आपको समझ में आ गया हो, बाकी एक बार पढ़ लेते हैं। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों में अवयव को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयव को कणों के अमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचाई समतल मतलब किसी ऊंचाई जगह पर स्थान पर खड़े हो जाइए और मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए, और जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र में मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत या बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर रेत आपका नीचे गिरेगा और बाकी जो बुरादा है वो तो हवा में फ्लो कर जाएगा, वो दूसरे स्थान पर। एक ही स्थान पर गिरते हैं तो बिल्कुल। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु के द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव को पृथक करने में सफल हुई? तो बिल्कुल सफल होगी। यहाँ पर किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को ही निष्पावन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? निष्पावन का उपयोग पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो भारी आपको पता ही अनाज है, और जो हल्के हैं वो क्या है? भूसा है, यहाँ पर लकड़ी का बुरादा है। साधारण किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए किया करते हैं। हमने निष्पावन पढ़ लिया। अभी निष्पावन का कुछ और 2-3 लाइन है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ बिल्कुल उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि जो भारी अनकण होता है पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट तक एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशु के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो भूसे का यूज आपको पता ही है, गांव में कहीं ना कहीं पशुओं के चारे के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम करते हैं चालन की विधि। तो यहाँ पर एक चित्र भी है, देखो 2 चित्र यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चालन की विधि के। एक तो ये वाला जहाँ पर आटा
चालन की विधि चल रही है, और दूसरा आपको मिल जाएगा ये चालन जो कंकड़ अथवा पत्थरों को रेत से पृथक किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह आपने देखा होगा जब आप लोगों का घर बनता है तो यहाँ पर रेत और मोटे मोटे कंकड़ों को अलग किया जाता है। ठीक है, तो चालन का एक बार देख लेते हैं। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है और हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की जरूरत पड़ती है। जब हम रोटी बनाने से पहले जब हम आटा को चालन की सहायता से चलनी करते हैं या फिर छानते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक चोकर उपस्थित होता है, वो कहीं ना कहीं अशुद्धियां हैं, उसको हम अलग कर देते हैं। इसके लिए हम चालनी या फिर छन्नी का उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा और ये आज भी यूज होता है, इसमें आटा डालते हैं। ठीक है, आटे के छोटे कण चलनी से छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियां होती है वो कहीं ना कहीं उसी चलनी में रह जाती है। और प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। तो यहाँ पर आटा जो होता है पीसने से पहले भी जो गेहूं के अंदर जो पत्थर होता है उनमें से हम भूसे और पत्थरों को हटाया जाता है। तो ये भी एक तरह से पृथक्करण है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसा जो निष्पावन के जरिए और तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते को दूर किया जाता है। ठीक है, तो निष्पावन में आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ पर गेहूं का डालें तो वो पत्थर या फिर कंकड़ के साथ नीचे आ जाएगा, उसमें वो निष्पावन के जरिए नहीं बहेगा, उसमें ना ही वो थ्रेशिंग के जरिए जा पाएगा। लेकिन आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों का भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ अथवा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। तो यहाँ पर आप देख लो कि जब बड़े बड़े भवनों का निर्माण, घरों का निर्माण होता है तो यहाँ पर रेत से कंकड़ किस तरह से निकाला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्तचयन के द्वारा पृथक करना संभव नहीं है। तो कभी कभी हम जो हमने अभी पुरानी विधि देखी, तो हो सकता है कि वो जो विधि है उसके कारण हम नहीं कर सकते थे, मतलब उस चीजों का हम जब मिश्रण को अलग नहीं कर सकते इन तरीकों से, निष्पावन हस्तचयन के तरीके से, तब यहाँ पर अवसादन और निस्तारण और निस्यंदन का विधि का इस्तेमाल होता है। एक बार देख लेते हैं। उदाहरण के लिए चावल दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार अशुद्धियां कैसे पृथक करें। तो आपने देखा होगा घर में, किचन में प्राय पकाने से पहले चावल या दाल को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल वगैरह कण जो होता है अलग हो जाता है। जब हम धोते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी के अंदर सारी गंदगी आ जाती है और यह अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा? सिंपल सी बात है, चावल डूबेगा ना भाई, चावल या फिर धूल। तो यहाँ पर चावल बिल्कुल पूरी तरह से नीचे तली में बैठ जाते हैं और इस वजह से वो जो बेकार पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसको फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं हम, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, फिर जल को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव को नीचे तल में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। किसी भी मिश्रण में आप अगर जल मिलाते हैं, जल मिलाने पर क्या होगा कि भारी अवयव, जितने भी भारी जो पदार्थ होंगे वो नीचे तली में बैठ जाएगा, नीचे तली में बैठ जाएगा जो भारी अवयव होगा, पदार्थ होगा, और जो नीचे बैठ जाएगा, और इसी प्रक्रम को हम बोलते हैं अवसादन। ठीक है, अवसादन किसे कहते हैं? मान के चलो गिलास है, ये यहाँ पर ये गिलास है। अब इस गिलास में देखोगे कि नीचे तली में अगर कुछ चीजें बैठ जाती है तो इसको हम कहते हैं अवसादन। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है अवसादित मिश्रण के बिना हिलाए। अब क्या करोगे, ये अवसादित, अब वो नीचे बैठ चुका है, अब मान के चलो मिट्टी वाला पानी लोगे, आप नॉर्मली छोड़ दो तो मिट्टी कहीं ना कहीं बैठ जाएगा नीचे, तो इसको कहते हैं अवसादन। लेकिन बिना हिलाए
आपको क्या करना है, बिना हिलाए इस अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि नीचे जो ये मिट्टी है इकट्ठी है, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पानी हम इसमें डाल रहे हैं, जो कि मिट्टी बिल्कुल भी यहाँ पर आ नहीं रही है, इसको कहते हैं निस्तारण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये विधि देख ली है। आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धांत ऐसे द्रवों को मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। तो हम इन दो विधि का यूज हम कैसे करते हैं, जब दो मिश्रण आपस में नहीं घुलते हैं, जैसे मिट्टी और पानी आपस में नहीं घुलेगा, इसलिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तेल और जल आपस में घुलेंगे नहीं भैया, तो इनको भी हम इसी विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। यदि द्रव को ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो दो पृथक पृथक परत में बट जाते हैं, दो अलग अलग हो जाएंगे कुछ देर बाद ही। जैसे मिट्टी वाला पानी छोड़ दो अभी तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। तो जो है वह ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण के द्वारा ही क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। समझ में आ गया? वो निस्तारण अवसादन क्या होता है? अवसादन मतलब नीचे बैठना मिट्टी का, और जो ऊपर बचा हुआ जो पानी है वो कहीं निस्तारण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। आइए फिर से ठोस द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? आपने देखा होगा जब चाय बनता है तो उसके अंदर चाय की पत्तियां भी होती हैं, और कहीं ना कहीं पत्तियां क्या होती है, नीचे तली पे बैठ जाती है और चाय ऊपर आ जाता है। तो अक्सर आप छलनी या फिर छन्नी का उपयोग करते होंगे जब चाय बनती हो, जब चाय आप देते हो किसी को। तो आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। अब देखते हैं निस्तारण विधि का इसमें यूज करते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां, अब भी देखते हैं। अगर निस्तारण विधि देखते हैं एक बार चाय में, एक बार उदाहरण की तरह समझे कि अगर चाय को आप निस्तारण विधि का इसमें इस्तेमाल करोगे, जैसे कि आप चाय को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो जो चाय पत्ती है वो नीचे बैठ जाएगी और वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप सर्व करोगे तो कहीं ना कहीं वो चाय की पत्ती थोड़ी बहुत तो आप आई जाएगी, तो निस्तारण विधि है। लेकिन इसको और कैसे अच्छे से करें जो बिल्कुल ही फिल्टर होके आए, तो यहाँ पर आपको निस्सिंदन विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाय को छन्नी में डाल दीजिए और चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है, आपको पता ही है। आप छन्नी से छान लो, तो ये एक तरह से निस्सिंदन है, इसको कहते हैं हम फिल्टर करना। तो चाय को फिल्टर करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। चाय को छन्नी से छान देते हैं। तो अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण या फिर निस्सिंदन में से कौन सी विधि आपको अच्छी लगी? तो ऑफ कोर्स ये वाली विधि ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें चाय की पत्ती हल्की सी भी नहीं होगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं चाय की पत्ती आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी फिल्टर का या छन्नी का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मली हम एक बर्तन में हमने चाय को ऐसे ही छोड़ दिया, चाय की पत्ती नीचे बैठ गई है, फिर उसके बाद हम चाय को सर्व करें तो कहीं ना कहीं वो चाय की पत्ती भी उसमें आ जाए। आइए अब आपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कभी कभी हमें नलों से टोटियों से गंदा पानी प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकील हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। जब बरसात होता है तो कहीं ना कहीं ये भी पानी गंदा हो जाता है। आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियां द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, कर सकते हैं। इसमें अविलेय मतलब वही जो विलेय ना हो, जो मिले ना। उदाहरण देख लेते हैं एक बार क्रियाकलाप 5 में। तालाब या फिर नदी का पंकील जल लीजिए, मतलब वहां पर आपको तालाब या नदी का एक पानी लेना है। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें, और नहीं मिले तो आप क्या करो, एक गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला दो, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए अथवा परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? बिल्कुल बैठ जाती है भाई। ऐसा क्यों हुआ, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा कीजिए और इस गिलास के ऊपर जल को प्रक्रम दूसरे जल में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? तो आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अवसादन और निस्तारण। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि गिलास की तली में कुछ मिट्टी का बैठना, ये तो अवसादन है। लेकिन ऊपर से अगर आप गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं
निस्तारण विधि है। समझ में आ गया होगा आपको। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्संदन कीजिए। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि इस पानी के अंदर या अभी भी थोड़ा सा गंदा है तो उसको और फिल्टर कीजिए, तब ये फाइनली ये पूरी तरह से पानी जो हो जाए साफ हो जाएगा। चाय वाली छन्नी से ना ये कार्य किया, क्या चाय वाली छन्नी से ये कार्य किया? अब हो सकता है भाई चाय वाली छन्नी से करोगे तो भी हो सकता है कि जो चाय वाली छन्नी के जो छोटे-छोटे छिद्र होते हैं वो कहीं न कहीं वो बड़े हो पानी के हिसाब से, ठीक है? तो अब इसमें हमें क्या लेना है, छोटे-छोटे छेद वाले लेना है तो कपड़े की सहायता हम ले सकते हैं, ठीक है? कपड़े की सहायता से आप जल को निस्संदन फ़िल्टर करके देखिए, करने का प्रयास करें। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे-छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं, ठीक है? तो छन्नी में थोड़े से बड़े-बड़े होते हैं छेद, और वही अगर कपड़ों में देखो तो कपड़ों में छोटे-छोटे थे। कपड़े को इन्हीं छिद्रों का उपयोग हम निस्संदन मतलब फ़िल्टर के रूप में करते हैं। तो आपको तीनों समझ में आ गया होगा, तीनों विधि, ठीक है? अवसादन, निस्तारण और निस्संदन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यदि जल अभी गंदला है तो अशुद्धियों को फ़िल्टर पत्र के द्वारा, अगर अभी निस्संदन जल अभी भी अगर आपको गंदा लग रहा है तो आपको एक फ़िल्टर पत्र लेना पड़ेगा और इस तरीके से भी आपको पानी को बिल्कुल साफ कर सकते हो। फ़िल्टर कर सकते हो इसको, ठीक है? जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं, मतलब कि और भी छोटे उसके अंदर छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। फ़िल्टर पत्र एक ऐसा निस्संदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो यहाँ पर फ़िल्टर पत्र का उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फ़िल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है और इसके पश्चात मिश्रण को फ़िल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्र से नहीं गुजर पाते, जो छोटे-छोटे जो कण होते हैं, ठोस कण जो होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल खराब करते हैं, उस कण को यहीं छिद्रों से रोक लिया जाता है और तथा फ़िल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं ये सारे कण। तो यहाँ पर आप देख लो ये शंकु है, इसको हम कहते हैं फ़िल्टर पत्र, ठीक है? तो जितने भी क्या है ये फ़िल्टर पत्र हैं, आपको पता होना चाहिए, यहीं से इन्होंने ये बना दिया है। इधर फ़िल्टर पत्र का उपयोग निस्संदन के द्वारा, यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं जो कि एक साफ पानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साधारण फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले हम उसमें बीज तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। जैसे हम फल व सब्जियों का जूस पीते हैं तो उसके अंदर से बीज अलग कर देते हैं, और ठोस कणों को भी अलग कर देते हैं। अगर उसके साथ पिए तो हमें कड़वा लगेगा जूस। तो इसे हम निस्संदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी करते हैं। आप कैसे बनता है तो आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें क्या मिलाया जाता है, नींबू का रस, और नींबू का अगर रस मिलाओगे तो दूध फट जाएगा और पनीर के जो ठोस कण होंगे, ठोस कण अथवा द्रव का मिश्रण हमें प्राप्त मिल जाएगा और पनीर को इस मिश्रण से हम क्या करते हैं, कपड़े या फिर छन्नी से फिल्टर कर देते हैं और पूरी तरह से छन जाता है वो। तो इसको हम अलग कर सकते हैं, हम इस वाले तरीके से भी हम इसको पनीर को बना सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं। तो ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं वाष्पन की विधि। वाष्पन की विधि पढ़ेंगे, तो एक बार देख लेते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल अथवा नमक के पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है? एक बार देख लेते हैं कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे जल है हमारा, आपने किचन में देखा होगा, अगर आप पानी उबालते हो तो उसके अंदर से भाप निकलता है, वाष्प निकलता है, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। तो जहां पर जल होता है वहां वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होते रहती है। चाहे वो आप धूप में छोड़ दो पानी, चाहे वो घर में गैस के ऊपर अगर आप उसे गर्म करते हो पानी को, तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तन होता रहता है। आपके विचार से नमक कहाँ से आया होगा? समुद्र के जल से अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। आपको पता ही होगा समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा है और इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े-बड़े उतले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन के द्वारा धीरे-धीरे वाष्प में बदलने लगता है। तो आपने देखा होगा
फोन वगैरह, यूट्यूब वगैरह में, तो इसमें क्या होता है कि समुद्र के किनारे ही बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और उसके अंदर समुद्र का पानी डाल दिया जाता है और फिर क्या होता है, सूर्य का उस पे धूप पड़ता है और धूप से वो जो पानी है वाष्प के रूप में बदल जाता है और जो उस गड्ढे में रह जाता है वो एक तरह से ठोस कणों के रूप में नमक रह जाता है। ठीक है, तो इतना ही है। अब इसमें क्या बताएगी कि सारा जल जो है वो वाष्पित हो जाता है और तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक हमें प्राप्त मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक बार चित्र भी दिखा देता हूँ। ये देखो समुद्र एरा, यहाँ पर गड्ढे कर दिए इन्होंने और इसके अंदर समुद्र का पानी है और कहीं ना कहीं यहाँ से जो जल होगा वो वाष्प हो जाएगा धूप के गरम गरम किरणों से। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं हमें नमक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये टॉपिक पढ़ते हैं पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। पृथक्करण मतलब वही अलग करने के जो अलग अलग करने के जो तरीके हैं उसको अधिक विधियों। तो यहाँ पर एक जो तरीका बहुत ज्यादा बताया गया है, देख लेते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। बिल्कुल हमने पढ़ लिया, बहुत सारी विधियां हमने पढ़ ली है पीछे। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयव को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। मतलब अगर हमें कोई चीज अगर पृथक करना है, अलग करना है, तो इसमें एक विधि ही नहीं बहुत सारी विधि की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। आप सोचिए रेत और नमक का जब मिश्रण लेंगे तो इसको कैसे करेंगे आप अलग। तो हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। अगर आप हाथ से आप चुनते हो नमक और रेत के मिश्रण को तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये ठीक है, असंभव वाली बात है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए। अब हम ट्राई करते हैं, इसको क्या कर लो, इस मिश्रण को, कौन से मिश्रण को, रेत और नमक वाले, इसमें कुछ जल मिलाइए और इसके अंदर आप पानी मिला दो। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए रख दो। क्या आप ये देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा होगा। अगर आप रेत और नमक वाले में मिश्रण में अगर आप पानी डालते हो तो कहीं ना कहीं जो पानी है वो नमक के साथ घुल जाएगा और आपको अच्छे से पता है कि रेत पानी के साथ नहीं घुलता है। तो जो रेत है वो बिल्कुल बीकर के तली पे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रेत जो होगा वो बीकर के तली में आकर बैठ जाएगा और इसे निस्तारण या निस्संदन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो पता चल गया होगा आपको, इसको निस्तारण अथवा निस्संदन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। अब पानी को हमने अलग कर दिया निस्संदन और निस्तारण के तरीके से। ठीक है, पानी को अलग करोगे तो ये क्या है, निस्तारण कहलाएगा। उसके बाद उसको फिल्टर कर दो तो निस्संदन कहलाएगा पानी, क्योंकि अब उसमें से नमक निकल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है कि पानी नमक के साथ अच्छे से घुल जाता है। निस्तारित द्रव में क्या है, तो उसके अंदर नमक है। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो एक आरंभ में हमने जब मिलाया था, नमक और रेत का जो मिश्रण था वो स्टार्टिंग वाला वही नमक है इसके अंदर, इस पानी के अंदर। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को अलग करें। अब क्या करना है आपको, नमक, अब हमें नमक वाला पानी मिल गया तो अब नमक को हमें अलग करना है और जल को हमें अलग करना है। तो इस द्रव को किसी कोतली में भरकर, कोतली बोल रहा हूँ, केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। अब केतली को गर्म करोगे, वही नमक वाला पानी। क्या आप केतली के टोटी से भाप निकलते देखते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको मैं एक चित्र दिखाता हूँ जहां से आपको भाप निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये देखो वाष्पन तथा संघनन मैं बताता हूँ अभी। ये वही है नमक वाला पानी। अब यहाँ से भाप निकल रहा है, यहाँ पर देखो बर्फ रखा हुआ है और ये भाप जो होता है वही पानी के जरिए यहाँ पर निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से पानी मिल रहा है। ठीक है, तो अब एक बार पढ़ के देखते हैं। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी है। बिल्कुल हमने ऐसा रख दिया है जैसे चित्र में है। प्लेट को केतली के टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र 3.13 में दर्शाया गया। आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए। तो यहाँ पर केतली के जितने भी भाप था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पानी में यहाँ पर बदल गया है। ठीक है, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। तो ये पूरी तरह से भाप जो है वो जल में बदल रहा है और कहीं ना कहीं भाप अगर जल में बदल रहा है तो इसी को हम कहते हैं संघनन। समझ में आ गया? तो संघनन क्या है कि भाप अगर जल में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी विधि को हम कहते हैं संघनन।
प्लेट के नीचे से बूंद होकर नीचे गिरने वाला ये जो जल संघनन के द्वारा भाप बना है, जल वाष्प से उसकी द्रव्यवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। भाप से जल का बनना। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था तो उसके ढके प्लेटों पर आपने देखा होगा कि भाप लगा होता है, उसके अंदर कुछ पानी की बूंदे की जैसा कुछ आपको दिखाई देगा। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में क्या छूट जाएगा? सिंपल सी बात है, नमक ही छूटेगा ना। तो इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, हमने क्या करा, नमक निकालना सीख लिया, हमने रेत को अलग कर दिया और जल को भी हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो हमने किस विधि के द्वारा अलग किया? निस्तारण विधि के द्वारा, निस्यंदन विधि के द्वारा और वाष्पन विधि के द्वारा और संघनन विधियों के प्रयोग कर सफलतापूर्वक हमने ये अलग कर दिया। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीजों को बहुत आसानी और सावधानी पूर्वक से किया है और ये बहुत ही ज्यादा सरल था। और पहली को रेत से नमक को पुनः प्राप्ति की समस्या है, जिसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया, फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि के द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया होगा, परंतु उसने पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े ही भाग हैं, पुनः प्राप्ति कर पाई है, उसे ये कहाँ त्रुटि हुई होगी, मतलब ये गलती कहाँ हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? क्या जल जो है, जल किसी भी पदार्थ को अपनी मात्रा में अधिक घोल सकता है या कितना भी घोल सकता है? तो ये सारी चीजें हम आगे अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमने पाया है कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनता है। बिल्कुल, अगर आप जल में नमक घोलोगे और चीनी घोलोगे तो ये जल का विलयन हो जाएगा। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पदार्थ अगर उसमें मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उसे पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाता जाए तो क्या होगा? इसमें बोला है कि यदि हम जल की मात्रा एक समान रख, जैसे एक गिलास हमने जल की मात्रा रखी और उसके अंदर हमने क्या करा, नमक डालते गए घोलते गए, नमक डालते गए घोलते गए, तो क्या होगा? अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस कर देंगे तो क्या होगा, आगे देख लेते हैं एक बार पढ़ के। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास का 1 चम्मच नमक अथवा तथा जल की जरूरत होगी। बिल्कुल भाई, जरूरत होगी। एक गिलास ले लो, 1 चम्मच ले लो नमक अथवा पानी ले लो, आधा कप जल बीकर में उड़े लिए और 1 चम्मच नमक भी डाल दीजिए इसमें और विलोरित मतलब घुमाइए, उसको अच्छे से मिला लीजिए, घुमा लीजिए तब तक कि पूरी तरह से ना घुल जाए, जब तक वो पूरी जाए। अब फिर 1 चम्मच डालिए, देखो भैया घुल गया नमक। अब दोबारा से 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोरित कीजिए, मतलब फिर दोबारा से उसको घुमाना है, मिक्स करना है। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोरित करते जाइए और उसके साथ क्या करती है, मिलाते रहिए साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 चम्मच मिलाया उसी पानी में, फिर दूसरा तीसरा चम्मच मिलाते गए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप ये पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। भाई बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप नमक डालोगे, पानी में नमक डालोगे तो जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है वो उतना ही घोल पाएगा। अगर आप ज्यादा डालोगे तो कहीं ना कहीं वो घुलना बंद कर देगा, और जब वो घुलना बंद कर देता है तो अब इसमें जल में अधिक नमक नहीं घुल पाएगा भाई। अगर अधिक नमक नहीं घुल पाएगा तो इसी को हम कहते हैं, यह विलयन हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि जब किसी भी पानी में नमक या फिर चीनी की मात्रा, नमक व चीनी की मात्रा जब अधिक ना घुल पाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, एक समय आता है जब वो घुलता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि घुलना बंद कर देगा और कहीं ना कहीं इस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन, कि अब इसमें ये सारी चीजें नहीं घुलने वाली। यहाँ एक संकेत है, यह बताया है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में बहुत अधिक थी, है ना। अब जरूरी से तुम ज्यादा चीजें डाल दोगे तो वो घुलेगी नहीं। और अविलेय नमक रेत के साथ
मिल रह गया है जिसे पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सकता, वो अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक के घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की किसी उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? क्रियाकलाप 9 में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीजें हैं। एक बार देख लेते हैं। अब इस संतृप्त विलयन में यहाँ से पढ़ते हैं ना। बीकर में कुछ जल लीजिए अथवा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें नमक ना घुल जाए। मतलब हमें नमक जब तक मिलाना है जब तक वो पूरी तरह से घुल ना जाए और एक समय आके वो रुक जाए। तो इस प्रकार हम नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ गया आपको? उसके अंदर नमक मिलाते रहिए, वो घुलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि नमक घुलेगा ही नहीं, और जब नमक नहीं घुलेगा तो वो विलयन जो प्राप्त होगा में वही संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए, और क्या आप पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ होगा? क्या ये घुल गया होगा? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा कर दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः दोबारा बैठता दिखाई देता है? ये क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। बिल्कुल, अगर गर्म पानी करोगे तो वो ज्यादा घुल जाएगा। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों को समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक आधा कप पानी भरिए। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए और 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और ज्यादा नमक मिलाइए और अच्छा, यहाँ से मैंने गलत पढ़ दिया, ये वाला टॉपिक नीचे रह गया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो है जब तक विलोड़ित कीजिए जब तक वो घुल ना जाए और एक एक चम्मच नमक की मात्रा में विलयन संतृप्त होने तक डालते रहिए। मतलब जब तक वो विलयन संतृप्त ना हो जाए जब तक आप उसमें नमक व चीनी आप डालते रहिए। नमक के चमचों की संख्या जो घोली गई है उसको सारणी 3.2 में लिखिए और अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। अब वही चीज आपको चीनी डालकर जो हमने नमक डालकर दोहराया था, आप चीनी आपको इसके जल में विलय अन्य पदार्थों में भी दोहरा सकते हैं, अन्य पदार्थों से भी आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, सारणी 3.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आप पाया कि जल में विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोला जा सकता है। हमने पदार्थों को पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। हमने ये देखा पदार्थों को किस तरह से पृथक्करण की कुछ विधियां, कुछ तरीके हमने देख लिए, और इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। आपने साइंस लैब में भी स्कूल वगैरह में क्लास में गए होंगे तो आपने चेक किया होगा। हमने ये भी सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। हमें पता है कि किसी भी पदार्थ को द्रव में अगर घोल दिया जाए तो विलयन बनता है, और यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो ये संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा आपको लेक्चर? कमेंट में जरूर बताएं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली।